दिल्ली की सियासत में दम है क्योंकि माहौल यहां गर्म है। और क्यों ना हो, क्योंकि मुकाबला दिग्गजों का है। किरण बेदी बनाम अरविंद केजरीवाल बनाम अजय माकन। और किरण बेदी ने एक ब्लूप्रिंट जारी किया है। सवाल ये कि क्या ये गेम चेंजर है? तो दिल्ली का नेता कैसा हो, मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती, बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा। आप तीनों का स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ ये युवा हैं जो कि अपनी अपनी पार्टियों से ताल्लुक है। एनएसयूआई से हैं मेरे साथ, एबीवीपी से और आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट्स विंग CYSS। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले सोमनाथ भारती, आपसे शुरू करना चाहूंगा कि दिल्ली अपनी उम्मीदें अरविंद केजरीवाल में क्यों ढूंढे, और आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए, सबसे पहली बात जो आज हम सबको राजनीति में लेके आई, जो खालीपन क्रिएट किया भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने, जो शहीद भगत सिंह, जो कि नौजवान बैठे हैं, शहीद भगत सिंह ने अपने फांसी के एक दिन पहले कहा था कि मां, मुझे नहीं लगता कि हमारा देश आजाद होगा, गोरे बाबू जाएंगे और काले बाबू आएंगे, भूरे बाबू आएंगे। वही हुआ। उसको पूरा करना है, भगत सिंह के सपने को पूरा करना है। एक तरफ कांग्रेस जैसी पार्टी है जो कि कहती है कि बच्चियां रात को घर से बाहर ना निकले अगर उनको असुरक्षा का डर है। एक तरफ हमारी भाजपा जैसी पार्टी जो कहती है बच्चियां जीन्स ना पहने, मोबाइल फोन ना यूज करें। इसको ऐसी पार्टियों के, ऐसी विचारधारा के विरोध में जो पार्टी आई अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, हम चाहते हैं कि हमारी इतनी सुरक्षा हो दिल्ली के अंदर, हमारी लड़कियां, हमारी बच्चे, हमारी महिलाएं रात को 12 बजे बगैर किसी डर के दिल्ली की सड़कों पे घूम पाए। हम ये व्यवस्था चाहते हैं जी। दूसरी बड़ी चीज, जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, जो व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई, जिसके अंदर प्रजा या जनता के ऊपर अत्याचार किए गए जी, उसे बदल करके प्रजातंत्र का असली मतलब तंत्र का मालिक प्रजा, जनता मालिक हो, नेता नौकर हो। हम ये चाहते हैं। चलिए, आपका वक्त खत्म होता हुआ सोमनाथ भारती, सुधांशु त्रिवेदी, आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं कि दिल्ली की जनता किरण बेदी में अपनी उम्मीदें क्यों ढूंढे। देखिए, नेता ऐसा होना चाहिए जिसकी नीयत साफ हो। किरण बेदी जी का अनब्लेमिश ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐसा नेता होना चाहिए जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता देने का। आईपीएस अफसर के रूप में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की गाड़ी का चालान करने से लेकर तिहाड़ जेल के कैदियों तक के लिए उन्होंने करके दिखाया है। केजरीवाल जी ने एडिशनल कमिश्नर के रूप में क्या करके दिखाया, ऐसी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। तीसरी बात, समझदार होना चाहिए, यह न कहे कि 49 दिन के बाद गलती हो गई। चौथी बात, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता हो जिसकी राष्ट्रीयता के प्रति प्रतिबद्धता असंदिग्ध हो। यह ना कहे कि कश्मीर अलग हो जाना चाहिए, या इन दोनों पार्टियों की तरह कहे बटाला हाउस इनकाउंटर में आतंकवाद के आरोपियों के साथ खड़ा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ करने के लिए आया हो। जैसे वो पहले आईपीएस अफसर थी, अब सीएम बनने के लिए आई हैं। ये नहीं कि कुछ लुटा के प्रधानमंत्री बनने चले थे, कुछ नहीं मिला, चलो मुख्यमंत्री ही सही, अब हार कर निराश होकर आया। चलिए, आपका वक्त खत्म होता हुआ आलोक शर्मा कांग्रेस से बताइए कि क्यों एतबार करे दिल्ली की जनता अजय माकन पे। आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए, माननीय अजय माकन जी जो हैं वो पूरी दिल्ली के अंदर जाने माने युवा बेदाग चेहरे हैं। सबसे पहली चीज, 3 जनरेशन से राजनीति के अंदर हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर 3 बार दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, 3 बार दिल्ली विधानसभा के सदस्य रहे हैं और साथ के साथ एक टर्म में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। 3 मंत्रालय बखूबी उन्होंने दिल्ली के संभाले हैं। केंद्र में 2 बार सांसद रहे हैं और उसके साथ साथ केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। मैं समझता हूं उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन का बाकी के दोनों ही कैंडिडेट्स के किसी के पास नहीं है। ना ही वो भगोड़े हैं, ना ही वो अवसरवादी हैं। उन्होंने दिल्ली के लिए डटकर यहां पर दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। उनकी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स रही हैं। जैसे आज जो दिल्ली का मास्टर प्लान है वो उन्हीं का अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रहते हुए दिया गया है। मैं समझता हूं कि न भगोड़े हैं, न अवसरवादी हैं, नक्सलवादी हैं, वो दिल्ली के नागरिक हैं और सबसे उपयुक्त चेहरे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो आगाज करते हैं, और आज का जो विषय है वो ये, किरण बेदी ने एक ब्लूप्रिंट जारी किया है और इसमें जो पूरा फोकस है, तवज्जो महिला सुरक्षा पर दिखाई देती है। बड़ा प्रश्न यहां पर ये, सुधांशु जी, की जो बातें ब्लूप्रिंट कह रहा है वो बात तो सही है, मगर ये तो किरण बेदी का ब्लूप्रिंट हुआ। बीजेपी का मैनिफेस्टो, बीजेपी का अपना विजन कहां है? किरण बेदी जी जब भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, तो निश्चित रूप से वो जो कह रही हैं वो पार्टी का ब्लूप्रिंट है, वह पार्टी की सोच है महिला सुरक्षा की दिशा में। महिला सुरक्षा में एक और बात मैं कहना चाहूंगा, एक जनरल बात है। पुलिस
कि जो पकड़ होती है समाज पे, वो कितनी व्यवस्थाएं बना लीजिए, कितने टूल्स बना लीजिए, कितनी टेक्नोलॉजी ले आइए, उससे नहीं होती, इकबाल से होती है। डर होता है, पुलिस की वर्दी देखकर आदमी दूर से डरता है। किरण बेदी जी में वो क्षमता है, उनका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है महिला सुरक्षा के संदर्भ में कि उनके कुर्सी पर बैठते ही वो इकबाल खुद ब खुद बुलंद हो जाएगा। तो सोमनाथ भारती भी दावा कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का भी डर था, जो वो दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो गया था उस दौरान 49 दिनों में, पुलिस वाले परेशान नहीं करना चाहते थे। हाँ, तो इकबाल और डर तो उनका भी था। नहीं, मैंने महिला सुरक्षा के संदर्भ में कहा कि इस सब्जेक्ट के संदर्भ में उनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए उन्होंने जो डिटेल्स बताए वो तो अपनी जगह है। बैठने के साथ ही ऐसे लोगों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव, उनका रुतबा है सोमनाथ भारती, उनके पास ब्रांड है जो आपके पास नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात जो सुधांशु भाई ने कही है, इंदिरा जी की गाड़ी का चालान उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में माना कि मैंने चालान नहीं किया था, किसी और ने चालान किया था। झूठ बोलने की एक हद होती है। चूंकि महिमा मंडन करना है किरण जी का, तो कुछ भी बोलते जाइए। उन्होंने कह दिया भी समझदार हैं, इतने समझदार ठहरे, उन्होंने यहां तक कह दिया गणतंत्र दिवस परेड का अगर आपको इन्विटेशन चाहिए तो भाजपा ज्वाइन कर लो। ये बड़े बड़े समझदारी की निशानी है। आज के तारीख में किरण जी के मुखारबिन से जो निकले गए वचन हैं, भाजपा को दिन प्रतिदिन डुबाती जा रही है, और ये भाजपा के मित्रों का भी मानना है और भाजपा के लोग भी ये चाह रहे हैं। क्योंकि किरण जी का जिस तरह का व्यक्तित्व है, वो भाजपा बिल्कुल दो दिशा में काम कर रहे हैं। आज के तारीख के अंदर अगर आप देखें, क्या भाजपा, आप इसको इस तरह से लें, फुटबॉल मैच में कभी भी बोरोड प्लेयर से फुटबॉल मैच नहीं खेला जाता। यहां तो भाजपा ने कैप्टन ही बोरो कर लिया है। क्या इनके पास कोई अपना नेता नहीं था? जवाब दीजिए सुधांशु जी। सुधांशु जी, क्या किरण बेदी आपके लिए एक समस्या बनने वाली हैं, जैसे कि दावा लगातार आम आदमी पार्टी? इन्होंने जो दो बातें कही, दोनों का उत्तर दूंगा। गणतंत्र दिवस में किरण बेदी जी के बुलाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने जो भी आपत्ति की है, अरे भाई, आम आदमी पार्टी तो नई राजनीति ला रही थी, आम आदमी की राजनीति। 26 जनवरी के बारे में पिछले साल क्या बोला था वो तो छोड़ दीजिए। हमने आपातकाल में भी 26 जनवरी पे कोई आंदोलन नहीं किया था जब गणतंत्र का गला घोट दिया गया। फिर भी आप तो आम आदमी थे ना, आप तो कहते थे वीआईपी संस्कृति खत्म करेंगे, हम तो ये बताना चाह रहे हैं, प्रोटोकॉल नहीं होने देंगे। अब आप क्यों एक्स चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल चाहकर वीआईपी में बैठना चाहते थे? 1 लाख आदमी ने देखा, आम आदमी के रूप में आप जाके क्यों नहीं देखे उस गणतंत्र दिवस की परेड को? अब आपको प्रोटोकॉल भी चाहिए और वीआईपी सेक्शन में बैठने के लिए अधिकार और इन्विटेशन भी चाहिए। ये दोहरे चरित्र को दर्शाता है। चलिए आलोक शर्मा, क्या किरण बेदी का ब्लूप्रिंट, क्या उनकी मौजूदगी एक गेम चेंजर है जो आपके लिए सिरदर्द का सबब हो जाएगी? देखिए, मोदी साहब ने भी बहुत ABCD, PQRS, 3D, 5D इस तरह के फार्मूले दिए थे, याद होगा। किरण बेदी जी ने भी अभी 5P, 6P दिए थे, और वो कल 25 कोई पॉइंट का एजेंडा ले आई हैं। मैं जानना चाहता हूं दोनों पार्टियों से, आप भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं, आप बताइए पिछले 8 महीने के अंदर जिन बिजली कंपनियों के लिए आप कहते थे कि हमारी सांठगांठ है, आपने दोनों ने क्या एक्शन लिया? पहला सवाल। आप कहते हैं ब्रांड है, उनके खौफ से दिल्ली में क्राइम रेट कम हो जाएगा। मोदी जी का बहुत नारे सुने हमने, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। उसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स कहता है 4 रेप पर डे हो रहे हैं। आप पहले दिल्ली के नेताओं को साइड किया, आपने हार मानी, फिर मोदी जी के चेहरे को साइड किया, आप उनके ऊपर भी नहीं जीत पाए, फिर ओबामा जी आए तो उनको भी आपने ट्विटर पे खेलना शुरू कर दिया कि उनके नाम पर वोट ले लेंगे, उनसे भी बात नहीं बनी तो किरण बेदी जी को ले आए। मैं समझता हूं दिल्ली में बीजेपी पहले ही हार चुकी है। दूसरी तरफ जो पार्टी केजरीवाल बार बार कहती है हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, तमाम चैनलों के पास जाकर देखिए, हजारों स्टिंग ऑपरेशंस पड़े हुए हैं लोगों के किए हुए दिल्ली पुलिस के खिलाफ के पैसे मांगे गए, दिल्ली जल बोर्ड का और दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, नजफगढ़ के पटवारी के एसडीएम का, क्या उस समय पर स्टिंग ऑपरेशंस नहीं हुए थे? अगर हुए थे तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो गया? और अगर इतना अच्छा सुशासन था तो 49 दिन में छोड़कर क्यों भाग गए फिर आप? चलिए अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल, इसका जवाब दे दूं क्या मैं? पहले मैं अभी लोगों का सवाल लेते हैं। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है सुधांशु सर से। सर मेरा क्वेश्चन है, सर जब आपकी पार्टी सत्ता में नहीं थी तो आप दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने की बात करते थे, तो सर अब आखिर वो मुद्दा कहाँ गया? और ये हैरत में डाल देने वाला इसलिए सुधांशु जी, क्योंकि 2003 में आप ही तो लेकर आए थे संसद में उसका पूरा, और फिर वो सिलेक्ट कमेटी में दफन कर दिया गया। अब किरण बेदी भी उसके बारे में बात नहीं करती, आप भी नहीं बात करते हैं। इसका मतलब आप पूर्ण राज्य के दर्जा वाले मुद्दे पर संजीदा नहीं है। पूर्ण राज्य पाने की तकनीकी संवैधानिक व्यवस्था यह है कि दिल्ली की विधानसभा प्रस्ताव पारित करती और केंद्र उसको स्वीकार करता। 49 दिन इन दोनों ने मिलकर सरकार चलाई थी, प्रस्ताव पारित किया क्या?
केंद्र में इनकी सरकार थी, प्रदेश में इनकी सरकार, जिन्होंने एक प्रस्ताव तक नहीं मूव किया 49 दिन में, वो आज हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि कुछ हुआ है 20 साल पहले तो भाजपा की सरकार के समय। ये प्रस्ताव की छोड़िए, किरण जी ने ऑफिशियल बयान दे दिया है कि दिल्ली का पूर्ण राज्य का दर्जा इस वक्त कोई मुद्दा ही नहीं है, उन्होंने ऐसा कह दिया। अब भाजपा जैसी पार्टी जो कि बड़े डिंगे हाँकती थी कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, जो महिलाओं के प्रति अपराध उसको खत्म कर देंगे, एक भी चीज अगर ये कह दें कर दिया हो तो मैं राजनीतिक करियर छोड़ने वाला हूं। आप ये देखें, जनता को बोला कि भैया काला धन ले आएंगे, काला धन ले आएंगे। काला धन छोड़िए, इन्होंने परफेक्ट एक फिगर दिया था, 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आने वाले हैं। आज ये कह रहे हैं कि पता नहीं कितना पैसा है कि नहीं है पैसा। चतुर्वेदी साहब जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले, उनके चक्कर में जिन नेता के ऊपर आरोप लगा, जेपी नड्डा साहब, उनको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। अच्छा करप्शन के खिलाफ लड़ रही है। ठीक है, कोई भी मुद्दा हो, आप देखो 7.5 लाख रुपए का मोदी साहब ड्रेस पहनते हैं, उसमें लिखा होता है उनका नाम। ये गरीब जनता के साथ मजाक नहीं तो क्या है। आज भी दिल्ली के अंदर आपको रात को फुटपाथ पे भूखे पेट आदमी सोता हुआ मिल जाएगा। क्या ये मजाक नहीं है? ये भद्दा मजाक है। ठीक है, एमसीडी का 7 साल का भ्रष्टाचार भाजपा का है। ठीक है, ठीक है। मैं दिल्ली के मुद्दों तक सीमित रहना चाहेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं यहां पे सुधांशु जी, जो किरण बेदी जी का ब्लूप्रिंट है, मैं इस पर गौर करूं, शिकायत होने पर जल्द से जल्द एफआईआर होगी, स्कूल और कॉलेज में नैतिक शिक्षा पर जोर रहेगा, हर जिले में महिलाओं के लिए एक पुलिस स्टेशन, बस में होमगार्ड की तैनाती, महिला बसों की संख्या बढ़ेगी। आपको लगता नहीं कि कितने शर्म की बात है कि आज भी आप इन मुद्दों की बात कर रहे हैं जो कि बुनियादी हक है इस देश की जनता का, इस दिल्ली की जनता का? अभी भी ये ब्लूप्रिंट इन बारीकियों की, इन सतही बातों की बात कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि यह बड़े दुख की बात है कि 67 साल की आजादी के बाद हमें इन चीजों की जरूरत पड़ रही है। सवाल उनसे पूछिए 60 साल जिन्होंने केंद्र में शासन किया, 15 साल दिल्ली में शासन किया। ये पोजीशन लीडर थे और इन्होंने क्या किया? मैं ये भी कह रहा हूं, एक बिंदु जो इन्होंने भ्रष्टाचार का उठाया था, मैं ये भी कहना चाहता हूं, इन्होंने क्या आज तक भ्रष्टाचार की बात इन्होंने कही तो ये बताइए, आपने 5 स्टार होटल में 500 रुपए की चाय तो सुनी होगी, 20,000 रुपए की चाय आम आदमी को पिला रहे हैं। और ये 20,000 पर ही फिगर क्यों रुकी? क्योंकि 20,000 इलेक्शन कमीशन से कैश लेने की मैक्सिमम लिमिट है। 20,100 पे आपको सबूत दिखाना पड़ेगा किसको पिलाया, और भोजन कराते तो फिर भी हो सकता है इतने लोग, चाहे तो कितनों को पिला दो, 20,000 रुपए लेके अपना करते रहो। और 49 दिन में वैगन आर से प्लेन के फर्स्ट क्लास में पहुंच गए, 5 साल में तो अंतरिक्ष यान में पहुंच जाएंगे। नहीं, मेरा सवाल वो था ही नहीं, मेरा वो सवाल था ही नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं जो ये बातें इस तरह से की जा रही हैं, और सबसे बड़ी बात, हर महीने रेडियो पर दिल्ली के लोगों से बात करेंगे किरण बेदी, मोदी जी को कंपटीशन मिलने वाला है साहब, बच के रहिएगा। मोदी जी देश से बात कर रहे हैं, हमारा हर मुख्यमंत्री अपने अपने तरीके से संवाद कर रहा है। किरण बेदी जी मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की प्रदेश की जनता आलोक शर्मा, संवाद शब्द से शुरू करना चाहूंगा, जरूरी है। ठीक है, जो संवाद शब्द है वो संवाद ही बीजेपी का टूट गया है दिल्ली की जनता से, और संवाद टूटने में ही मजबूरी में किरण बेदी जी को लाया गया है। संवाद टूटने के कारण ही मोदी साहब की रैली फेल हुई है। संवाद टूटने के कारण ही 300 मंत्रियों को, सांसदों को, तमाम लोगों को यहां पर दिल्ली में चुनाव में उतारा गया है, लेकिन वो संवाद वास्तव में वापस स्थापित नहीं होने वाला। त्वरित रिएक्शन आपसे कि मैं अगले सवाल पे जाऊं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो आज सुधांशु जी भी कह रहे हैं, हमारे मित्र आलोक जी भी कह रहे हैं, कारण क्या है कि दोनों पार्टियों ने आज तक कभी भी जन सेवा से राजनीति करी नहीं, जन सेवा की भावना रही नहीं। एमसीडी का 7 साल का भ्रष्टाचार जो भाजपा का रहा है, आज दिल्ली अगर नरक है, इसको बनाने का श्रेय भाजपा को जाता है। अगर आज देश में एक जनता गरीब और शिक्षित है, तो इसका श्रेय कांग्रेस भाजपा दोनों को जाता है। चंद्रमा पर जो पहुंचे और मंगल पर पहुंचे, उसका श्रेय भी कांग्रेस को जाता है। और बता रहा हूं, देखिए ऐसा है कि अभी एक किसी मित्र ने मुझे कहा कि जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज का पॉलिटिकल बेस गरीब का तबका का रहा है, उनका वोट बैंक स्ट्रांग रहा है। दोनों पार्टियां चाहती हैं, मुद्दे से मत भटकाइए, दिल्ली का बताइए, 49 दिन में क्यों छोड़कर भागे? गरीब रहे,
और जनता शिक्षित रहे। और जहां तक 49 दिन के छोड़ने कहने की में बात बहुत है, अच्छा लगता है, सब जहां कुछ हो तक जाएगा। 49 दिन के कुतुब मीनार छोड़ने के की ऊपर बात लाल है, किला बना देंगे, लाल किला मगर कुतुब मीनार बना देंगे। नहीं मगर सवाल ये है ना सोमनाथ जी, ये तो बताइए पैसा कहाँ से बांग्लादेश का 49 दिन आएगा? के छोड़ने की जो बात है मैं बता रहा हूँ। नहीं ऐसा है। अरविंद जी देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, बस एक मिनट आलोक जी, एक मिनट आलोक जी, आप जो बात कह रहे हैं उसमें दम है कि चलिए जनता अशिक्षित रहे, उसमें एक साजिश हो सकती है। मगर जब अरविंद केजरीवाल इस तरह की बातें करते हैं जिसमें उन्हें चुनाव आयोग से नोटिस मिलता है, तो वो भी वही लहजा है। आप चाहते हैं जनता शिक्षित रहे, आप चाहते हैं कि जनता उसी खांचे में फंसी रहे कि साहब उनसे रिश्वत लो मगर वोट मुझे दो, तो आप भी उसी सियासत के बने हुए हैं। पहले मैं उनके बात का जवाब दे दूं। 49 दिनों छोड़ने की बात नहीं, वो कई बार आप जवाब दे चुके हैं। बता रहा हूं। नहीं आप जवाब इसी शो में कई बार दे चुके हैं। छोड़िए मेरा सवाल, ये दोहरे मापदंड हैं आपके, ये आपके दोहरे मापदंड हैं। साल में कभी नहीं कहा किसी भी राजनीतिक ये जो घिसा पिटा सवाल पूछा जाता रहा है बार बार भाजपा कांग्रेस के पास, उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात जो विधानसभा के पटल पे हुई, जैसे ही भाजपा के भ्रष्ट और कांग्रेस के भ्रष्टों ने ये भाप लिया, सोमनाथ जी आप न जाने कितनी बार इसी मंच पर बात आप मुद्दा बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहे। दोनों प्रयोग किया था, आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया था, दोनों पार्टियों के भ्रष्ट, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था सोमनाथ जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था। ये दोनों पार्टियां मिली भगत करके जानी पहचानी चीजों को बदस्तूर जारी रखना चाहती हैं। जो इन दोनों का हाथ दिखा, जनता ने खुले देखा कैसे जाकर के कांग्रेस के लोग। चलिए आप मेरे सवाल का जवाब देना चाहते हैं जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते जी, मैं काउंटर करना चाहूंगा और मैं जवाब दे रहा हूं। आइए उसी पर आइए आप। जो अरविंद केजरीवाल साहब ने स्टेटमेंट कहा, उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि जब भाजपा और कांग्रेस के भ्रष्ट नेता आपके ही लूटे पैसों को वापस ये क्या तर्क हुआ? माफ कीजिएगा, ये कैसे तर्क हुआ? ये क्या तर्क हुआ? आप किस तरह की नैतिक शिक्षा लोगों को दे रहे हैं? आप किस तरह की नैतिक शिक्षा लोगों को दे रहे हैं? ये बताइए, किसी चोर या स्मगलर से पैसा लेके सरकार खजाने में जमा होगा क्या? आप अपनी जेब में रखना चाहेंगे? यदि आप मानते हैं तो ये आपकी अराजक मनोवृत्ति का प्रतीक है। सुन लीजिए देखिए, कारण क्या है कि हम बहुत सतही तौर पे बात करते हैं। इन दोनों पार्टियों ने हम कभी भी तौर पर नहीं कर रहे हैं बात। आपने इलेक्शन कमीशन में राइटिंग में माफी मांगी है उस स्टेटमेंट पे, कमीशन और उसी स्टेटमेंट को आप आकर यहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं। ने जब कॉमनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने की बात करी, इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा, जब राहुल जी ने उटपटांग बातें करी, मुद्दे पे आई ना, देखिए मुद्दा आपने उठाया। सर जी, मैं उत्तर देना चाहूंगा कह रहा हूं दोनों विषयों पर। क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? पूरी तरह की दोनों पार्टियां आज तक अपने डोनर्स लिस्ट को बताने को राजी नहीं है। क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? हमाम में तीनों एक से है, मतलब दिल्ली नहीं बता रहा हूं जी, मैं आऊंगा आपके पास। अगला सवाल लेता हूं, अगला सोमनाथ जी अगला सवाल लेते हैं। मेरा सवाल आलोक जी से है। अभी आलोक जी ने कहा कि मोदी जी से संवाद टूटने के कारण किरण बेदी जी को लाया गया। लोकसभा चुनाव में भी हमने कांग्रेस को देखा है, आप फिर से राहुल गांधी पे दाव लगा रहे हैं, राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं। आपको उम्मीद है कि वापस कांग्रेस दिल्ली में सरकार बना पाएगी? क्योंकि ये सवाल लाजमी है, अगर बेशक उस रोड शो में हजारों जुट रहे हैं जैसा कि आप दावा करते हैं, मगर आपको ये लगता है कि जनता का मोहभंग हो चुका है कांग्रेस से और लोग आ रहे हैं तो ये देखने कि भैया युवराज दिखता कैसे है, मगर वोट नहीं देंगे संभवतः आपको? अगर मेरे छोटे भाई ने वो भीड़ देखी होती राहुल गांधी जी के रोड शो में जो थी, तो शायद ये प्रश्न नहीं आता। राहुल गांधी जी ही थे जिनके नेतृत्व में यूपीए 1 से यूपीए 2 आए, हमने 5 कहना पड़ता था कि और आप देखिएगा, मैं बता देता हूं 10 तारीख को 3 बजे आप मुझसे पुनः बात कीजिएगा। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सीटें भी बढ़ेंगी और वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 60 साल में महिला सुरक्षा के लिए भी हमने बार बार कहा कि इस विषय पर राजनीति मत कीजिए। हमने नहीं कहा कि रेप कैपिटलिस्ट, आप दोनों पार्टियों ने दर्द को बेचा है। आप दोनों पार्टियों ने सैनिकों की शहादत पर वोट मांगी है। मर्दान और किसान के नारा देखकर आप यहाँ पर पहुंचे, महिलाओं के रेप पर आपने वोट मांगा है। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है 60 साल के पाप छुपाना इतना मुश्किल हो जाता है कि फिर आप इस तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ मीडिया चैनल्स को कांग्रेस का इतिहास नजर नहीं आता है, कांग्रेस के पाप शब्द इस्तेमाल करने पड़ते हैं मीडिया चैनल्स को। मैं कहना चाहता हूं, बताइए मोदी जी ने रोहिणी के अंदर जब रैली हुई थी तो क्या कहा था? वोट डालने जाएं
तो निर्भया का रेप केस ध्यान रखिएगा। आज 4 रेप के पर डे दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, बीजेपी भी चुप है। मैं पूछना चाहता हूं, हाथ कंगन तो आरती क्या, यही तो मॉडल है आपका, खामोश है, यही तो मॉडल है ना आपका, क्योंकि दस्तूर वो चीजें जा रही हैं, बदल कहां रही हैं चीजें वहां पर। देखिए, दुर्घटना होना एक चीज है, दुर्घटना पर प्रतिक्रिया और उस प्रतिक्रिया की संवेदनशीलता दूसरी चीज है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता दोनों किसी भी विषय पे, गरीब आदमी का विषय हो, फायदा क्या हो रहा है? जैसे टेक्नोलॉजी के नजरिए से आप देखें तो हमारी सरकार ने आकर एक मोबाइल ऐप बनाया जिसको लॉन्च किया दिल्ली पुलिस ने, कि अगर किसी भी महिला के आपके स्मार्टफोन हैंग करते रहते हैं, आप मोबाइल ऐप की बात कर रहे हो, तो उसके अंदर चंद मिनटों में उसके पास बीजेपी क्या सहयोग तर्क दे रही है। अगर वो टेलीफोन कॉल भी होती है तो मोबाइल फोन का जो जल्दी पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और करोड़ का जो निर्भया फंड बना था महिला सुरक्षा के लिए, उसका इन्होंने क्या किया? आज चले आम सरेआम लड़कियों को छेड़ा जाता है, उसके लिए क्या किया? आम आदमी पार्टी ने फैसला किया पूरे दिल्ली के डार्क कॉर्नर्स को, पूरे दिल्ली के क्राइम जोन एरियाज को सीसीटीवी से लैस कर देंगे। अरे इन्होंने भी सीसीटीवी लगाए थे, ओबामा जी आए थे, ओबामा के लिए लगाए गए, पिछले ओबामा के लिए लगाया, वो हम कर चुके हैं जो आप कह रहे हैं। सवाल ये कि जो आप ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं किरण बेदी जी के नेतृत्व में, क्या आप इंश्योर करेंगे जो रिलायंस की कंपनियां बिजली घोटाले में शामिल थी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, 30% का वादा पूरा कर पाएंगे? क्या आरटीआई के अंदर आ पाएंगे? क्या अपनी फंडिंग को ट्रांसपेरेंट कर पाएंगे सब? देखिए, बिजली कंपनी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाएंगे, रेट और गुणवत्ता दोनों उपयुक्त होंगे। जैसे याद करिए, मोबाइल कंपनियों में हम प्रतिस्पर्धा लाए थे सन 2000 में, 16 रुपए पर मिनट का रेट 16 रुपए पे हुआ था। हाँ, हम ये नहीं करेंगे। देखिए, एक मिनट मुझे पूरी बात करने दीजिए। स्कैम हो गया, जो इन्होंने कहा ना गरीब और अशिक्षित का लाभ कैसे उठाते हैं, कहा कि हम कम करेंगे दाम, और दाम कम करने की बजाय जब देखा कर नहीं सकते सब्सिडी देंगे, यानी सरकारी खजाने का पैसा रिलायंस कंपनी के खाते में जाएगा। ये आपने बजट में क्या किया है? सब्सिडी बीजेपी का जो अरुण जेटली साहब ने जो बजट दिया था पार्लियामेंट के अंदर, उसमें क्या सब्सिडी नहीं दी गई थी? जब हम सब्सिडी देते थे तो क्या कहते थे? कांग्रेस की साठगांठ है बिजली कंपनियों के साथ। आज पूछना चाहता हूं, अगर बिजली कंपनियों के साथ हमारी साठगांठ थी, आपने 8 महीने में उन बिजली कंपनियों के खिलाफ एक चिट्ठी भी क्यों नहीं लिखी? 30% बिजली के दाम बढ़ क्यों गए? पहला सवाल। दूसरा, जो लोग 2 किलोवाट के अंदर थे उनसे बगैर पूछे उनका लोड बढ़ाकर 4 किलोवाट कर दिया। वो बीपीएल परिवार जो थे वो बीपीएल से अबव बीपीएल हो गए। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, 8 महीने से जो बिजली कंपनियों ने अंधेरगर्दी मचा रखी है, क्या यही मोदी जी का फार्मूला है? अंधेरगर्दी की शुरुआत करने वाले हम लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं। किसने आज भी दिल्ली के अंदर, आज भी दिल्ली के अंदर बजट के किस्मत से दी थी? वेलफेयर फंड से निकाल के पैसा दिया था कि नहीं? ऑडिट बिजली कंपनियों के खाते में, बिजली कंपनियों की सीएजी ऑडिट दीक्षित सरकार दोनों पार्टियां किया था। हाई कोर्ट के पेपर्स को आप जाकर चेक कर लीजिए। सीएजी ऑर्डर दिया था। सीएजी मैं बताना चाहता हूं, दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूं, जिन सीएजी ऑडिट से दोनों पार्टियां बचती रही बिजली कंपनियों करने से, सिर्फ 5 दिन लगे अरविंद केजरीवाल साहब को सीएजी ऑडिट करने में, और सीएजी ऑडिट का जो नतीजा आने वाला है उसके बाद बिजली के बिल अपने आप बगैर सब्सिडी के 50% हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? और दूसरी बात का जो शेयर है, देखिए गुमराह करने, दिल्ली की जनता को गुमराह करने का विषय कैसे? 82% दिल्ली की जनता को कैसे गुमराह? संक्षिप्त में बताएं। मैं संक्षेप में बताऊंगा। जो हमारे पास दिल्ली में बिजली आती है वो 1 रुपए 12 पैसे से लेकर 7 रुपए प्रति यूनिट तक डिस्कॉम्स खरीदती है, जिसका नेट शेयर जो है 83% है 100 में से। 13% केवल ऑडिट के दायरे में है, और पहले भी डीआरसी इसका ऑडिट करती रही है। 17% में से आप कितना कम करेंगे? 2%, 3%, वो मैनेजमेंट पर डिपेंड करेगा कंपनी के। 50% किसी भी आंकड़े से, किसी भी फार्मूले से कम नहीं किया जा सकता। अभी कांग्रेस कैसे करेगी भाई? केवल झुंझुना कांग्रेस कह रही है कि 1.5% देगी। कांग्रेस जो कह रही है अभी 200 झूठ बोल रही है। 400 यूनिट जो कांग्रेस ने भी जवाब दीजिए, सोमनाथ भारती के सवाल के जवाब दीजिए। कह रही है जो कांग्रेस उसी मुद्दे पे आई है। मैं सोमनाथ जी की बात सुन रहा हूँ। नहीं, जो कांग्रेस कह रही है क्या वो झूठ बोल रही है? इसका मतलब पूरे दिल्लीवासियों को धोखा दे रही है। कांग्रेस झूठ धोखा देने में इसकी पीएचडी है। कांग्रेस झूठ नहीं बोलती है। अगर कांग्रेस झूठ बोलती है, बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है सोमनाथ भारती का। धोखा देने में अभिसार साहब मैं बहुत स्पेसिफिक आंसर दूंगा। हमने क्या कहा है कि 200 यूनिट तक हम 1.5 रुपए रखेंगे, 400 यूनिट तक एक रेट हमने दिया। क्या कारण है कि जो छोटा कंज्यूमर है, गरीब है, उसको हम सब्सिडी के दायरे में लेकर आएंगे।
लेकिन जो अमीर लोग हैं जो पे कर सकते हैं, ऑडिट नहीं करेंगे, सीएजी का ऑडिट नहीं करेंगे। उसका भी उत्तर सुन लीजिए, उसका भी उत्तर सुन लीजिए। उस कंपनी के बाएं पॉकेट में भाजपा है और दाएं पॉकेट में कांग्रेस है और फ्रंट पॉकेट। चलिए अगला सवाल अब हम सियासी बयानबाजी पढ़ रहे हैं। अगला सवाल नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं आपको वक्त दूंगा। अगला सवाल सर, मेरा सवाल बीजेपी से है। सर, आपकी पार्टी में कोई नेता ऐसा नहीं है जो मतलब सीएम कैंडिडेट मतलब तो लड़ सके, तो उन्होंने क्यों किरण बेदी जी को सीएम कैंडिडेट अनाउंस करना पड़ा? क्या मतलब मोदी जी का चेहरा फीका पड़ता जा रहा है जो इसलिए उन्होंने किरण बेदी जी का सहारा लेना? मोदी जी के तो रैलीज के बारे में हमें नहीं पता, कब रैली करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। पूछा है, इसका उत्तर दे दूं? बोलिए। नहीं, इस सवाल पे नहीं, उसी पे चलिए, उसी सवाल पे इनका जो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। नेता का चेहरा आगे करने पे, एक वो है जो चेहरा खड़ा ही नहीं कर पा रहे हैं, यहां तक कि लोकसभा में भी प्रधानमंत्री बनना जिनका जन्म सिद्ध अधिकार था उनका नाम नहीं कर पाए। एक ये हैं जिनके की चेहरे, अरे अन्ना से लेके अग्निवेश तक, मैडम भादुड़ी से लेके किरण बेदी तक, और यहां तक कि अश्विनी उपाध्याय से लेके बिन्नी तक, एक एक चेहरा बिखरता चला गया। ये दोनों लोग चेहरे का दायित्व निभा रहे हैं। दिखाई पड़ता है। आपने भी तो इनकी पेरेंट संस्था से चेहरा उधार लिया। हमने चेहरा उधार नहीं लिया, वो राजनीति में थी नहीं है। इनकी तरह नहीं कि अन्ना गुरु थे फिर कहां बरगलाया गया, शांति भूषण संरक्षक थे फिर कहा गलत बोल रहे हैं। आज अन्ना जी और ने हमारे क्या इनके सारे साथी अलग। आज अन्ना जी ने क्या कहा? एक दुखद घटना है, मोदी जी के खिलाफ हम अनशन पे बैठने केजरीवाल वाले जी पर हैं। हाथ उठाने वाले सारे लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों निकले? आपके गुरु संरक्षक साथी से लेकर कार्यकर्ता तक सब अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दें। किरण बेदी जी, मुझे याद है जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई थी तो किरण बेदी ने उस वक्त कहा था उन्होंने अन्ना से तो कुछ पूछा नहीं, कैसे उन्होंने पार्टी बना ली। अब उन्होंने क्या अन्ना से पूछा था? तो अन्ना का मजाक तो किरण बेदी भी उड़ा रही हैं। उन्होंने किया, ऐसा क्यों? किरण बेदी जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, अन्ना की लीगेसी को क्लेम नहीं किया है। केजरीवाल जी ने जो पार्टी बनाकर जो मुद्दा उठाया था, लोकपाल के मुद्दे पार्टी बनाई थी, अन्ना की लीगेसी क्लेम कर रहे थे, वो अन्ना के साथ धोखा था। अन्ना के साथ धोखा? भाजपा में अन्ना के साथ धोखा किया आपने? ये दोनों पार्टियां, इन दोनों पार्टियों ने जब कहा जन लोकपाल बिल हम पास नहीं करेंगे, तब अन्ना जी ने खुद स्टेज से कहा था हम पॉलिटिकल अल्टरनेटिव देश को देंगे। और जब दोनों पार्टियां नहीं देना चाहती जन लोकपाल बिल, क्योंकि उनको पता है जन लोकपाल बिल उनके लिए डेथ वारंट होगा, ये कीकड़ के पेड़ अमरूद नहीं दे सकते। जब हमने फैसला कर ही लिया, जब जनता ने देख ही लिया, तब इन्होंने कहा था, आमंत्रण दिया था, चुनाव लड़ो, चुनाव जीतो, और आपने उसे करके दिखाया। एक बहुत त्वरित रिएक्शन आपसे, फिर मैं अगला सवाल लेता हूं। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, जिन लोगों को हिंदी में जन लोकपाल नहीं आता ना कहना, वो लोग जन लोकपाल पे डिबेट करने लग जाते हैं। जन लोकपाल हिंदुस्तान में पार्लियामेंट ने, जो हमारी सर्वोच्च संस्था है, उसने पास कर दिया है। आप सांसद बढ़ाइए अपना, उसमें परिवर्तन चाहिए तो कीजिए। विपक्ष और कांग्रेस की सरकार यूपीए की थी, दोनों ने मिलकर किया। आज आप केवल इन शब्दों को भुनाना चाहते हैं। जन लोकपाल में कितने करप्ट पकड़े गए? इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कितने करप्ट ना बीजेपी ने ना कांग्रेस ने। अन्ना तो कह रहे हैं वो लागू ही नहीं हुआ जन लोकपाल। जवाब दे, आज जन लोकपाल, जन लोकपाल में कोई पकड़ा नहीं जाएगा। और सूचना के अधिकार कांग्रेस के भ्रष्ट जो अधिकारी है वो आज कहां है? नहीं करेगी बीजेपी और दोनों सवाल लेता हूं, नहीं करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं किया। सर, मेरा सवाल सोमनाथ भारती जी से है कि वह और उनके नेता अरविंद केजरीवाल जी हमेशा भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से निकले हुए, क्या उन्होंने वहां से भ्रष्टाचार का भी खत्म करने की सोची? दूसरी बात यह है कि एक सवाल बोलिए। अच्छा, अरविंद केजरीवाल साहब ने यह बिल्कुल देख लिया कि इस व्यवस्था के अंदर जो भ्रष्टाचार छुपा हुआ है, जो हर वक्त हर जगह पनप रहा है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो सबसे बड़ी टूल, जो सबसे बड़ा शस्त्र और अस्त्र जन लोकपाल बिल बनाने का प्रयास किया, भाजपा कांग्रेस दोनों ने उसको डिफीट किया। और उसी को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार रहित, कांग्रेस रहित नहीं, भ्रष्टाचार रहित, भाजपा भी भ्रष्ट है, कांग्रेस भी भ्रष्ट है, दोनों पार्टियों की भ्रष्टाचार रहित सरकार देने के लिए वायदा करके कि हम पक्का कर देंगे और जनता दरबार लगे तो छत पे चढ़ जाएं। ये भ्रष्टाचार नहीं है। भागे सरकार से भी भागे। भाग पार्ट 2। हाँ, एक क्विक रिएक्शन, फिर मैं अगला सवाल लेता हूं। बोलिए,
क्या बोल रहे थे आप? मैंने कहा कि इन्होंने जो बोला उससे साफ हो गया कि उन्होंने जाके रियलाइज किया कि अंदर नहीं कर सकते, तो नौकरी से भी भागे, वैसे ही जैसे सरकार से भागे थे। तो भाग मिल्खा भाग अगला सवाल, मेरा सवाल त्रिवेदी जी से है कि जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं के, वो हवा में उड़ रहे हैं इस समय ये सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रामलीला मैदान में जब रैली की थी उस समय भी महिलाओं की सुरक्षा पे कुछ नहीं बोला था, और शाम को बसंत कुंज इलाके में निर्भया कांड फिर से दोहराया गया था। तो ऐसा क्यों, वो महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर संजीत क्यों नहीं है? मतलब आप आधे घंटे इनके गुणगान करने में लगा सकते थे, तो एक महिला सुरक्षा वाला मुद्दा भी उठा देते, उनका ये कहना है। देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार की नीति और हमारी पार्टी की नीति बहुत पहले से स्पष्ट है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, बसंत कुंज का दुखद कांड हुआ था अभी कुछ दिन पहले, मगर उस हर कांड को आप निर्भया कांड के समकक्ष करने का प्रयास करना उचित नहीं रहता। अरुण जेटली साहब ने आर्थिक विश्लेषण कर दिया, कई हजार करोड़ का, सैकड़ों करोड़ का नुकसान हो गया है पर्यटन मंत्रालय को, पहले ही कर चुके हैं आप लोग निर्भया कांड। अच्छा चलिए, मुझे एक सवाल, मैं आप तीनों से 10-10 सेकंड में सवाल के जवाब लेना चाहूंगा। आप लोग इतनी महिलाओं की बात करते हैं, आपके यहां से 6 लोग, आपने 6 महिलाओं को उतारा है आपने, आपके यहां से 8, आप तो और भी महान है 5, ठीक है? तो ये क्या है? ये तो दोहरे मापदंड है। शुरुआत आप कीजिए, सिर्फ इतनी कम महिलाओं को सीखे। महिला सुरक्षा और महिलाओं का बहुत गहरा मामला है, ये कोई मजाक नहीं है। महिला सुरक्षा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप अपराधियों को, नहीं देखिए, बलात्कारियों को जी माफ कीजिएगा, आप फिर मेरे मुद्दे से भटक, टिकट की बात। देखिए, मैं कह रहा हूं टिकट्स कम क्यों दिए गए, सिर्फ 6 टिकट्स क्यों? मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ बोलिए। इस पार्टी के अंदर वो सारे जितने भी योग्य लोग हैं, अगर आपके पास और महिलाएं उम्मीदवार थी जो कि लड़ना चाहती थी, आप भेज देते, हम उनको टिकट दे देते। हमारे पास जितनी महिलाएं आई, जितने उसमें से जो कोई भी रिप्रेजेंट कर सकता है कंस्टिट्यूंसी को, हमने उनको अपनी योग्यता के आधार पर, मगर महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। आप बताइए, महिलाओं 8 कोई बहुत गौरवान्वित करने वाला फिगर नहीं है सुधांशु जी। देखिए, चुनाव में टिकट दिया जाता है संगठन में काम और जीतने की क्षमता दोनों को मिलाकर, मगर भारतीय जनता पार्टी भारत की एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने संगठन में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दे रखा है। भारती सर से मेरा सवाल है, मैं झारखंड का रहने वाला हूं और वहाँ बिजली की रेट बहुत कम है, स्पेशली जहाँ पर BCCL की कंपनी है, और लोग बिजली की बहुत खपत करते हैं बिना मतलब बेकार का। और दूसरा चीज़, आप जो फ्री पानी की बात कर रहे हैं, वो हरियाणा और पंजाब में आपने देखा कि वाटर का लेवल कितना डाउन चला गया। इसके कारण कितना सस्टेनेबल है इन्वायरमेंट को लेकर के भी और आदमी के लिए भी। आप जो बात कर रहे हैं देख लिए पास्ट में, वो क्यों कर रहे हैं फ्यूचर में? सवाल नहीं, एक अहम सवाल है, क्योंकि इसका जवाब कोई नहीं देता। ये लोकलुभावन सियासत है, उसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा? 49 दिन में आप सस्टेन कर सकते हैं? मैं बताता हूं, 5 साल में नहीं कर सकते। बताता हूं सर, बोलिए। CAG ऑडिट पूरी होने दो। CAG ऑडिट जो 5 दिन में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऑर्डर करी थी, CAG ऑडिट एक बार ऑडिट हो जाए से रिलेटेड है, ये केवल गुमराह करने की बात है, ऑडिट हो जाए, कुछ नहीं है। जो आंकड़े और सुनने, जो 40,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का, 800 करोड़ की बात नहीं हो जाने दी जाए। मैं आ रहा हूं, आप मुझे समय दीजिए, अपनी बात पूरी करें, मैं उनका रिएक्शन लेता हूं। जो CAG ऑडिट हमने करी है, जैसे आप समझ लें एयरपोर्ट इतना बड़ा यूनिट, उसका कंजम्पशन दिखा रही है बिजली कंपनियां 0। ये बैकडोर से कमाई करती है और लॉस दिखाती है। आपको शायद पता नहीं होगा, ये बिजली कंपनियां बहुत ही बेईमानी कर रही है, जनता से आंकड़े छुपा रही है और लॉस दिखा रही है। दोनों की दोनों पार्टियों ने उस बड़ी कंपनी से पैसे ले रखे हैं, इस कारण से CAG ऑडिट नहीं करती। दूसरी बड़ी चीज, जो पानी की बात करी आपने, वाटर कंजर्वेशन के नाम पे MCD हो या दिल्ली जल बोर्ड हो, इन दोनों के को यूज करके कुछ भी नहीं किया गया। MCD में जिसमें भाजपा 7 साल से है, आज के तारीख में दिल्ली को नरक बनाने का श्रेय उसके पास है। और जितने भी नाले हैं दिल्ली के अंदर और सीवर हैं, दोनों को उन्होंने मिक्स कर दिया है। ठीक है, मैं समझ गया। अगला सवाल। मैं आम आदमी से ये सवाल करना चाहता हूं कि आप फ्री वाईफाई देने की बात करते हो, इससे साइबर क्राइम नहीं बढ़ेगा क्या? अरे भाई, साहिब ना समझी का एक और सबूत मैं बता रहा हूं। बिजली और पानी पे फ्री वाईफाई वो चीज है, बिकॉज इंटरनेट आज के तारीख में ऐसा एक माध्यम है, अगर उसके जरिए सबको कनेक्ट कर दिया जाए तो हम सबके पास सरकारी फायदे को बड़े फास्ट पहुंचा सकते हैं। और जितने भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसको हम लागू कर रहे हैं। और आज का युवा वर्ग
फ्री वाईफाई से इतना खुश है क्योंकि पहली बार बगैर पॉकेट एक्सपेंसेस को देखते हुए उनको फ्री इंटरनेट मिल फ्री इंटरनेट मिल रहा। अगला सवाल बीजेपी का मैनिफेस्टो ना लाने का क्या ये कारण है कि क्योंकि आपके नेता बेदी हो या फिर इल्मी जी हो दूसरी पार्टी से आए उनमें एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके पास मुद्दों की कमी है और आपको डर है कि आप उनको पूरा ना कर पाएंगे और अकाउंटेबल नहीं रह पाएंगे जनता को? सुधांशु जी, देखिए, चूंकि चुनाव में केवल 10-11 दिन रह गए तो हम दिल्ली को केवल एक 5 साल के नजरिए में नहीं बांधना चाहते, हम इसको एक व्यापक 10, 15, 20 साल में कहां ले जाना चाहते हैं, इसलिए विजन डॉक्यूमेंट ला रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम मैनिफेस्टो नहीं ला रहे हैं। एक बात मैं सीएजी वाली बात पे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा, देखिए मूर्ख बनाने का कितना बढ़िया तरीका। चलो मान लिया जो सीएजी पे आप बहस कर रहे हो उसमें नहीं जाता, बिजली लाएंगे कहां से? दिल्ली एक सिटी स्टेट है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये इसलिए कह रहे हैं कि बाद में कहेंगे हरियाणा पानी नहीं दे रहा, उत्तराखंड बिजली नहीं दे रहा, केंद्र जो है वो पैसा नहीं दे रहा, मुनक नहर से पानी कब आएगा बता दीजिए। करेंगे ना समझी और बदनीयती का एक और सबूत। हरियाणा में आपकी सरकार है, वही आप लड़ने की तैयारी करेंगे ना, मुझे पता है। इन्होंने जो ऐसी ऐसी बातें करेंगे, फिर दोषारोपण दूसरों पे करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और देश में अपना जैसा कि आपकी आदत है मीडिया में। अगला सवाल लेता हूं मैं, क्या ओबामा का सहारा बीजेपी ले रही है और उस बात की पृष्ठभूमि में खुद मोदी के नाम पर कितना भरोसा है? अब बताइए, राजीव बब्बर साहब ने तो अपने पोस्टर में ओबामा साहब का नाम लगा दिया। अब ये तो हद हो गई ना, मतलब कूटनीति की इससे ज्यादा और मजाक क्या हो सकती है? देखिए, जहां तक ओबामा जी की विजिट का सवाल है, हम यह बात तो साफ कहना चाहते हैं कि यह हमारी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार की जो विराट सफलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, ये विजन दिखाती है कि हम कहां तक सोच रहे हैं। हां, मगर दिल्ली के चुनाव में मुकाबला दिल्ली के मुद्दों के ऊपर होगा, दिल्ली के विषयों के ऊपर होगा, दिल्ली की जनता के कंसर्न के साथ होगा। नहीं, मगर आपने क्या आपने ओबामा से कंसल्ट किया था जब आपने उनकी फोटो इस्तेमाल की थी राजीव बब्बर जी ने? नहीं, वो देखिए, ओबामा जी आए थे, उन्होंने उनके स्वागत के लिए कोई फोटो अपने हिसाब से प्रयोग कर लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन से उसका कोई मतलब क्या? सोमनाथ भारती जी, इनके पास ओबामा है, आपके पास क्या है? नहीं, इन्होंने तो कह दिया हमारे पास आम आदमी है। हाँ। हमारे पास आम आदमी रूपी कृष्ण हमारे साथ है और अर्जुन इस बार का महाभारत जीत के रहेगा। आम आदमी ने फैसला कर लिया है। और आलोक जी, ओबामा का भी है इनके पास, ओबामा, बेदी, मोदी, क्या करेंगे आप? अच्छा है, कम से कम आपको कांग्रेस की याद आई। लेकिन मैं बता दूं, ये 20 साल से इंतजार कर रहे हैं दिल्ली की जनता का कि इनको वोट मिल जाए, नहीं मिला। कांग्रेस को ही जनता ने भरोसा हमेशा दिया है। आज कांग्रेस के पास अपना विकास का इतिहास है 15 वर्षों का। हमने 125 पुल बनाए, हमने मेट्रो चलाई है, हमने पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोका है, सीएनजी का हिंदुस्तान का क्या पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा बेड़ा है वो हम लेकर आए हैं। अभिसार जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पिछले 1 साल में डीटीसी की एक भी बस बढ़ी है? दोनों बता दें जरा। एक भी स्कूल सीनियर सेकेंडरी पूरी दिल्ली में पिछले 1 साल में बढ़ा है? दोनों बता दें। कहने में बहुत अच्छा लगता है। जहां तक ओबामा जी की बात है, सीधा सीधा कह रहा हूं, बीजेपी का संवाद समाप्त हो गया है। तमाम जगह ढूंढ रहे हैं कहां से कहीं संवाद बन जाए, कहीं से जनता को गुमराह करके किसी तरह से मुद्दों से भटका के हम वोट लेके बैठे। अगला सवाल अन्ना जी, काला धन और जो मतलब व्यवस्था है उसके जन लोकपाल के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इसको चुनौती के रूप में ले रही है? क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल अन्ना जी कर रहे हैं मोदी के कार्यकाल के लिए, वो आपके लिए बहुत चिंताजनक बात है। एक ऐसा शख्स जो गैर राजनीतिक है, अगर वो नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहा है तो इससे बुरी बात आपके लिए नहीं हो सकती। कुछ सुधांशु जी, अन्ना जी के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि उन्हें शायद कुछ तथ्यों की जानकारी उन तक लोगों ने न पहुंचाई हो। हमारी सरकार बनने के बाद पहला निर्णय क्या हुआ था? काले धन पर एसआईटी का गठित होना। और उसके बाद मुझे पूरी बात करना दीजिए। सांसद ने पार्लियामेंट में कह दिया हमारे जीते जी काला धन नहीं आ सकता। मोदी साहब कह रहे हैं कि अरे भाई, आप काला धन ले जाके भर दिए वहां पे, अब हमको भाषण ना करिए, हमें अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप बताइए ना, आप 627 नाम जो यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए थे उसको 628 नहीं कर पाए। आप क्या एसआईटी का गुणगान? मैं उस मुद्दे का जवाब देना चाहता हूँ। नहीं है देश के अंदर, 8 नामों में भाजपा के भी नेता हैं और कांग्रेस के भी नेता हैं शामिल। अरे भाई, ये धन रख दिए जाके बाहर और ये धन लेने के लिए बाहर जा रहे हैं। बात की बात में विदेश से भाजपा के बैठे हुए हैं। जब दिल्ली की सियासत में केंद्र के मुद्दे हावी होने लगते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि एक एक इंच की जमीन दिल्ली की सियासत में कितने मायने रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ भारती, सुधांशु त्रिवेदी और आलोक शर्मा इस चर्चा में शरीक होने के लिए, और हमारे तमाम
ऑडियंस भी जो इसमें शरीक हुए। मगर एबीपी न्यूज पर इसी तरह से दिल्ली का नेता कैसा हो, इस मुद्दे पर चर्चा होती रहेगी। नमस्कार।